अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यू आर ऑडिबल। जी सर, स्टार्ट करें। बस 2 मिनट दें, मैं लाइव कर रहा हूँ उसके बाद। ओके सर। माई स्क्रीन इज विजिबल। यस सर, विजिबल है। ठीक है, आज हमने जो है ना वो बेसिकली आर्ट्स का जो पार्ट 2 है ना उसमें हम करेंगे। तो इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स हैं आज हम जो कवर कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और डायग्राम लेबलिंग जो है ना वो हम करेंगे। ठीक है। तो हम पहले स्लाइड्स को देख लेते हैं, फिर मैम फातिमा जो है ना वो प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है। तो हम मूव ऑन करते हैं। हमारी जो इसमें स्किल्स टेस्ट होंगी तो उसमें ये है कि अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया कि कोई बंदा जो है वो किसी भी पैराग्राफ का या टेक्स्ट का वो मेन आइडिया जो है ना वो कर पा रहा है, उसको टैकल कर पा रहा है या उसमें से स्कैनिंग कर पा रहा है। और एबिलिटी टू स्कैन फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, मतलब वो टेक्स्ट पढ़ रहा है, उसको समझ आ रही है क्या वो, अगर किसी का कोई डाटा उसको चाहिए तो क्या उसको वो मिल रहा है। रीडिंग इन डिटेल फॉर अंडरस्टैंडिंग, और हाँ अगर किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को तो वो ढूंढ लेगा, लेकिन क्या वो पूरी डिटेल पढ़ने के बाद क्या उसको सारी डिटेल्स की समझ आ रही। और डिफरेंशिएट, क्या वो अगर किसी टेक्स्ट टेक्स्ट में दो या दो से ज़्यादा कोई टेक्स्ट हैं तो क्या वो आंसर्स हैं या कोई मुतलका इन्फॉर्मेशन है ये जो एक या दो या दो से ज़्यादा है, तो क्या वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है। और कॉमन प्रॉब्लम जो है वो कोई भी बंदा जो इसकी प्रैक्टिस कर जब आर्ट्स दे रहा होता है तो उसमें जो उसको मेजर इश्यूज फाउंड होते हैं ना वो ये है कि वो क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं दे पा रहा होता, मतलब वो टिक ही नहीं करता, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर तो आप इसको लगा देते हैं, मतलब अगर टिक करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कि अगर आपका आंसर जो है वो रॉन्ग होता है तो। ठीक है। और इसमें कॉमन मिस्टेक ये भी है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को करने के पहले हम जो है पूरा पैराग्राफ जो है उसको पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हम जो है ना एक मिस्टेक करते हैं। ठीक है। और एक्चुअल में हमने करना क्या होता है कि हम जब हमने हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाएं तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो हेडिंग्स हैं मेनली उनको पढ़ लेते हैं, वहां से हमें कीवर्ड्स मिल जाते हैं या मुतलका वर्ड्स हमें मिल जाते हैं, तो वो जो है हम जो है अपने टेक्स्ट में जो है ना सर्च कर लेते हैं। ठीक है। और हमारे पास डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे मैम फातिमा अगर प्रैक्टिस कराएंगे वहाँ पे आइडिया हो जाएगा डिस्ट्रैक्टर। वो ये वर्ड्स होते हैं कि लेट्स सपोज वो एक दफ़ा कहता है कि मैं ये कर रहा था, लेट्स सपोज वो कह रहा है कि मैं जा रहा था लेकिन मैं गया नहीं, तो ये इस तरह से एक डिस्ट्रैक्टर वो जो है ना वो आपको दे सकता है और क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़वाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। इसमें स्ट्रेटजी ये होती है कि आप जो है क्वेश्चंस को जो है ना वो पहले पढ़ें, आप इंस्टेड ऑफ के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पढ़ें और उनके जो हैं ऑप्शंस को पढ़ने के बजाय आप सिर्फ जो है हेडिंग्स को रीड कर लें, जो भी क्वेश्चन है उसको रीड कर लें सिर्फ। आप मल्टीपल को चॉइस जो है नीचे ऑप्शंस हैं उनको रीड ना करें। ठीक है। तो इसमें ये हो गया, और उसके बाद जब आपको कीवर्ड मिल जाए तो उसके बाद जो है ना आप टेक्स्ट को स्किम करें कि उसमें से देखें कि आपको जो कीवर्ड मिला है क्या वो टेक्स्ट में आप फाउंड कर लेते हैं जहाँ पे, तो उनको वहाँ पे फाउंड करके उसके बाद जो है ना आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें कि उस जो पैसेज आपको गिवन है उस पैसेज में जो कीवर्ड्स हैं उनके आगे या पीछे उसका आंसर होता है, तो वहां से हम आंसर करते हैं। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो मेनली ट्रिक यूज करनी चाहिए वो ये है, एलिमिनेशन की करनी चाहिए। ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि आप राइट आंसर को फाउंड करें, आप एलिमिनेट करें कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, तो इस तरह से आपको जो है ना प्रॉपर आंसर जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आप
रीडिंग में या किसी भी आर्ट्स के पार्ट में आप अपनी जो पर्सनल थिंकिंग है उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। बट एवर के जो आपको पैसेज में दिया गया है आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो आंसर्स करने होते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमारी है स्लाइड डायग्राम लेबलिंग। लेबलिंग डायग्राम। ठीक है। इसमें जो हम जो है किसी भी डायग्राम में क्या होता है कि एक डायग्राम गिवन होती है, वो मे बी कुछ स्टेप्स हो सकते हैं या कोई डायग्राम हो सकती है जिसमें से एक दो पार्ट्स जो हैं या एक दो चीज़ें जो हैं वो लेबल होंगी, बाकी हमने करनी होंगी। ठीक है। तो इसमें जो है मेनली हमारी जो स्किल टेस्ट हो रही होती हैं, एबिलिटी टू कॉप विद अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेसेस। तो इसमें यह है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं पैसेज में और वो उसके रेलिवेंट नहीं है तो हम उसको स्किप करने करने वाले हैं। अबिलिटी टू अप्रोप्रिएट देन रिलेशनशिप बिटवीन अ टेक्स्ट एंड डायग्राम और प्लान। आप डायग्राम को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं क्योंकि उस पे कुछ मार्किंग जो हैं वो ऑलरेडी हुई होती हैं। लोकेटिंग द करेक्ट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड दैट कंटेन्स द pertinent इंफॉर्मेशन। अच्छा। तो इसमें आगे हम देख लेते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या फेस करनी पड़ती हैं। फोकस ऑन टू मच ऑन द डायग्राम एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप जो है अपनी पर्सनल थिंकिंग को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्रिटिकल थिंकिंग को। आपने जो फोकस करना है उसी पे फोकस करना है। ठीक है। तो आप जो है इंस्टेड ऑफ डायग्राम पे फोकस करेंगे, आप डायग्राम के नीचे जब आंसर्स दिए होंगे और सॉरी हिंट दिए होते हैं कि और वो जो यूज़ करके आप जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है पैसेज में वो वर्ड्स ढूंढें और उनके अकॉर्डिंगली आंसर करें। फेलिंग टू लोकेट द पैराग्राफ्स दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन क्विकली। हम जो है ना जब ये रीड करे लेबलिंग डायग्राम लेबल कर रहे होते हैं तो जो हमने लेबल करना होता है वो नीचे हमने राइट करना होता है। ठीक है। तो जैसे पहले भी हम लिसनिंग में भी करते होते थे कि हम सारे जो है वो कैपिटल लेटर्स में ऐड करते थे, तो यहाँ पे भी हम कैपिटल लेटर्स में ही ऐड करेंगे। ठीक है। इंफॉर्मेशन क्विकली इसमें हम ये करते हैं कि हमें जो कीवर्ड मिलता है हम उसको पैसेज में सर्च करते हैं और उसको उसके आगे या पीछे फिर हम जो है ना वो देखते हैं कि हमें वो हमारा रेलिवेंट वर्ड जो है ना वो मिलता है या कि नहीं मिलता। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं राइटिंग द रॉन्ग नंबर ऑफ वर्ड्स और स्पेलिंग। इसमें ये है कि अगर लेट्स सपोज हमने सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है। अगर कोई वर्ड जो है वो सिंगुलर है और हम उसको प्लूरल लिख रहे हैं तो वो जो है ना इनकरेक्ट कंसिडर होगा। या अगर कोई वर्ड प्लूरल है और हमने उसको सिंगुलर कंसिडर किया, एस यूज नहीं किया, तो वो भी रॉन्ग कंसिडर होगा और मार्किंग जो है ना वो नहीं आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। गेटिंग स्टक ऑन वन क्वेश्चन एंड वेस्टिंग टाइम। लेट्स सपोज कि आपको किसी भी एक क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं मिल रहा, तो आप जो है उसी पे होल्ड कर जाएं और उसी पे टाइम टाइम वेस्ट करना शुरू कर दें। इंस्टेड ऑफ दैट आप जो है आगे नेक्स्ट मूव कर जाएं। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना वो कर पाएंगे। फातिमा आप हैं साथ? जी सर, आई एम हियर। अ, आप प्रैक्टिस करवा देंगे? जी जी। ठीक है। पहले हम एमसीक्यूज की करें या ड्राइंग लेबलिंग की? आप एमसीक्यूज की कर लें पहले। चलें, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे ना, छोटा सा। जी जी। जी सर तकरीबन 12 to 13 टाइप्स हैं, इसकी क्वेश्चन टाइप्स हैं। अगर ओके। पहले सर देखें ना, पहले हमारे पास एमसीक्यू आ जाते हैं, उसके बाद मैचिंग हेडिंग आ जाता है, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है समरी कंप्लीशन या फिर सेंटेंस कंप्लीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सा क्वेश्चन को पहले डील करना चाहिए जिसमें जी हमें सर, मैं इजी आंसर रहे? करूं? जी सर, जी। जी मैम। जी सर, इसके अंदर ये होता है कि आपने देखना होता है कि कौन से क्वेश्चंस ऑर्डर में है, कौन से ऑर्डर में नहीं है जिनके आंसर्स हमने, जैसे फर्स्ट लेक्चर जो इस मॉड्यूल का था उसके अंदर हमने टाइप्स को डिवाइड किया था दो हिस्सों में कि जिसके आंसर्स ऑर्डर में होते हैं और जिसके आंसर्स ऑर्डर में नहीं होते। जी। कंप्लीशन वाले एमसीक्यूज और साथ में ट्रू फॉल्स जो होती हैं वो हमारे ऑर्डर में आंसर्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। और अनलाइक इसके के जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैचिंग हेडिंग या फिर उसके लास्ट जो पार्ट होता है सेंटेंस का उसको मैच करना होता है, वो वाले ऑर्डर में नहीं होते। जी। तो इसकी टेक्निक ये होती है कि आपने सबसे पहले ऑर्डर वाले सॉल्व करने। ठीक है। और ठीक ऑर्डर है। में भी सबसे पहले आप ये कंप्लीशन वाले सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है। ठीक है। जी। क्योंकि आप वो जैसे कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन हो गया या हम्म। सेंटेंस कंप्लीशन,
वो आप जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद सेकंड पे आप आ जाएं, एमसीक्यूज पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ जी पे ट्रू फॉल्स जो आपको ज्यादा इजी लगता है आप पहले उसको सॉल्व करें। ठीक है, और ऑर्डर वाले सबसे पहले करें, और जो ऑर्डर में नहीं होते जिनके आंसर वो आप एंड पर करें। ठीक है। मैम, एक क्वेश्चन होता है उसके अंदर हमने मैच करना होता है पर्सन्स का नेम। जी जी, वो भी हम वो करेंगे। वो भी अनऑर्डर्ड है ना वो? जी जी, जिसके अंदर भी मैचिंग वाला आ जाएगा ना, जी जी। मैचिंग वाला वर्ड वो वाले ऑर्डर में नहीं होंगे। ठीक है, ये यानी कि मैचिंग वाले। ओके ओके, मैं समझ गया हूँ। जी जी। जिसमें मैचिंग का वर्ड आ जाएगा कि मैच हेडिंग या मैच कुछ भी, तो हाँ वो ऑर्डर में नहीं होंगे बिल्कुल भी। जी जी, वो हो सकता है आपको पहला आंसर आपके थर्ड पैराग्राफ में मिले, सेकंड आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिले। तो जी इस जी। तरह से वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका आंसर हमें किस पैराग्राफ में मिलेगा। ठीक है, इनको हम लास्ट में डील करें। जी जी, इसको हम लास्ट में डील करें। ठीक हो गया मैम, थैंक यू मैम। जी, वेलकम। जी, अब हम चलते हैं अपनी एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज में भी जैसे हमारे पास मैचिंग सॉरी मैचिंग कह रही हूँ, लिसनिंग के अंदर दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक सिंगल चॉइस एमसीक्यूज होते हैं और एक मल्टीपल चॉइस होते हैं। मल्टीपल चॉइस के अंदर मैं एक प्रैक्टिस कर रही थी, वहां पर एक के अंदर तीन ऑप्शंस चूज करने को भी कहा गया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेनी है कि वो दो ऑप्शंस को चूज करने को कह रहा है, वन एक ऑप्शन चूज करने को कह रहा है या फिर दो को कह रहा है। ये है, वन चॉइस है, टू चॉइस है, थ्री चॉइस है। ठीक है, और हम वन चॉइस की हमें पता है क्या स्ट्रेटेजी है, सबकी स्ट्रेटेजी सेम ही होती है। और इसके अंदर एक डिफरेंस ये भी आता है कि इसके अंदर हमारे पास वन चॉइस के अंदर चार ऑप्शंस होते हैं जिसमें से एक चूज करना होता है, लेकिन लिसनिंग के अंदर तीन होते थे, हमने एक चूज करना होता था। तो ये भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हम एलिमिनेशन वाली टेक्निक ही यूज करेंगे, लेकिन अब हम इसमें ये नहीं बता सकते कि वो सारे के सारे ऑप्शंस को डील करेगा या फिर सिर्फ एक दो को डील करेगा। ये अब वेरी करता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें, ये आ गया हमारा एमसीक्यू है। 1 to 4 चार एमसीक्यूज हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले टेक्स्ट के देखते हैं, हेडिंग नहीं यहाँ पे मेंशन। ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबली हाफ पार्ट लिया गया है। ठीक है, जो सबसे पहले अगर आपके पास आए तो आपने यहाँ पर जो हेडिंग लिखी होती है ना बोल्ड लाइंस में मिड में, उसको आपने देख। ठीक है, कि हेडिंग से आपको अंदाजा हो जाएगा आपका पैराग्राफ किसके बारे में। सेकेंडली हम आएंगे अपनी स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर चूज दी करेक्ट लेटर ए बी सी, यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि हमने एक लेटर करेक्ट चूज करना है। तो ये सिंगल चॉइस है। यहाँ पर हम अपने पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें टेक्निक क्या यूज करनी है, पहले हमने पैराग्राफ की हेडिंग देखी, सेकंड हमने इंस्ट्रक्शंस देखी, थर्ड पर आकर हमने अपनी स्टेटमेंट को रीड किया। ठीक है, स्टेटमेंट को रीड किया, व्हाट पॉइंट डज रिचर्डसन मेक अबाउट फियर ऑफ मशीन। ठीक है, अब रिचर्डसन ने क्या पॉइंट बनाया था अपनी फियर और मशीन्स के बारे में, फियर को लेकर। ठीक है, उसके बाद एक मिनट। जी, रिचर्डसन है और हमारे पास फियर ऑफ मशीन, ये दो कीवर्ड्स हमने यहाँ से चूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ढूंढते हैं अपने पैराग्राफ में सब ये अब ऑर्डर में है, तो अगर हमें फर्स्ट आंसर इस पैराग्राफ में मिलेगा तो सेकंड इसमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पता फर्स्ट में अगर पहला आंसर हमें शुरू में मिल जाए एक ही पैराग्राफ के, तो सेकंड उसी पैराग्राफ के लास्ट पर हो। ठीक है, तो इस चीज को जहन में रखना है। चलिए अब ढूंढते हैं, देखते हैं किसको पहले मिलता है। यहाँ पर तो मुझे रिचर्डसन कहीं पे भी नहीं नजर आया। मैम लास्ट वाला जो पैराग्राफ है स्टार्टिंग में रिचर्डसन लिखा हुआ। जी, यहाँ पर
रिचर्डसन बिलीव्स दैट आर फियर ऑफ मशीन्स, ये देखें दोनों कीवर्ड्स हमें अपने मिल गए, यानी कि हम सही पाथ पर हैं, हमारा आंसर इन्हीं लाइंस के राउंड अबाउट। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपनी, पहले दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट पॉइंट डज रिचर्डसन मेक अबाउट फियर ऑफ मशीन्स। ठीक है, और अब अपने दोबारा से इसकी तरफ आते हैं। इससे हमारी क्रॉस चेकिंग हो जाती है, यानी कि हम कंफर्म हो जाते हैं कि यही लाइन है। ठीक है, और रिचर्डसन believes that our fear of machines becoming too advanced has more to do with human nature than any intrinsic to the machines themselves। ठीक है, अब ये वाला उसने पॉइंट बनाया था। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। इन हर व्यू इट स्टेम्स फ्रॉम ह्यूमंस टेंडेंसी टू पर्सोनिफाई inanimate objects. We create machines based on representations of ourselves. Imagine that machines think and behave as we do। ठीक है, इसमें वो ये कहना चाह रही है कि हम मशीन्स ऐसी बनाते हैं जो कि हम उन मशीन से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारे जैसा ही बिहेव करे। ठीक है, इंट्रिंसिक का यही होता है कि मतलब कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या ले सकते हैं, मुझे बताना नहीं आ रहा। मतलब कि आपके जैसा ही। ठीक है, सेम टू सेम, या फिर बिलोंगिंग हो जाए, मतलब आपसे बिलोंग कर रहा। ठीक है, और बिकमिंग टू एडवांस हैज मोर टू डू विद ह्यूमंस नेचर देन एनी इंट्रिंसिक टू द मशीन देमसेल्फ। यानी कि उनका एडवांस होना जो है वो इंसानों की नेचर के साथ ज्यादा कह लें कि रिलेटेड है, बजाय इसके कि मशीन की देमसेल्फ से। ठीक है, अब अपने आंसर की तरफ आते हैं। It has grown alongside the development of ever more advanced robot। ठीक है, it has grown alongside, alongside का मतलब कि ये intrinsic का ही आ जाएगा। The development of ever more advanced robot, मेरे ख्याल से नहीं, ये उसका फियर नहीं था। उसका फियर था कि वो मशीन ह्यूमंस के करेक्टरिस्टिक के साथ ज्यादा मिलता जुलता होगा। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ए पॉइंट मेरे लिहाज से। बाकी आपको जो ऑप्शन लगता है आप जरूर डिस्कस करें। It is a result of our inclination to the attribute human characteristics to non-human entities। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, और इंक्लाइनेशन का मतलब होता है कि इंक्लाइन से निकला है ये वर्ड, मतलब कि उसके साथ आप अलाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। इट हैज इट्स ओरिजिन्स इन बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स फंक्शन। अभी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का भी वर्ड आया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इन हर व्यू इट स्टेम्स फ्रॉम ह्यूमंस टेंडेंसी टू पर्सोनिफाई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इट हैज इट्स ओरिजिन इन बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट हाउ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स फंक्शन। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग का वर्ड थोड़ा ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक हमने बी और सी को कंसीडर किया है, ए एलिमिनेट हो गया था। इट डेमोन्स्ट्रेट्स अ की डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मशीन इंटेलिजेंस। यहाँ पर इंटेलिजेंस की उसने बात नहीं की थी। ठीक है, और ये मशीन इंटेलिजेंस की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और ये वॉलपर्ट्स ने की थी और रिचर्डसन ने नहीं की थी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बी और सी में से हम देखेंगे कौन सा है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ आवर इंक्लिनेशन टू एट्रीब्यूट ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज। ठीक है, ये फियर ऑफ मशीन जो है ये रिजल्ट है हमारा कि हम ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा एट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इट हैज इट्स ओरिजिन इन बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट हाउ इनएमिनेट, मेरे ख्याल से भी हो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम ज्यादा हमने दे दिया इसको। ठीक है, वर्ड पोटेंशियल एडवांस। ठीक है, डज रीज सीज एज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, रीज के लिए कॉज ऑफ कंसर्न क्या था, क्या चीज थी। ठीक है, अब रीज यहाँ पर फर्स्ट पे आया था, लेकिन हमारा आंसर ऑर्डर में होगा तो वो प्रोबेबली नेक्स्ट में आएगा। ठीक है,
यहाँ पर ये रीज है, ठीक है। इसी पैराग्राफ में होगा फिर, ठीक है। दिस लेड ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या था? ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है, रीस, रिचर्डसन, वॉलपर्स, ये साइंटिस्ट हैं और वो किसी एक चीज के बारे में अपने ओपिनियंस दे रहे हैं डिफरेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? शुड वी बी स्केर्ड बाय एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और व्हाट पोटेंशियल एडवांस डज वी सी एज अ कॉज फॉर कंसर्न। ये देखें, कॉज फॉर कंसर्न, ठीक है, और स्केर्ड ऑफ, ठीक है, ये दोनों आपस में रिफ्रेज हो रहे हैं एक दूसरे के, मतलब कि हम सही डायरेक्शन में हैं, आंसर हमारे पास यही है, ठीक है। अब रीज के पास क्या है? कॉज ऑफ कंसर्न था, उसने जो रिप्लाई दिया होगा जाहिर है उसमें होगा दोज हु शुड बी वरीड आर फ्यूचरलॉजिस्ट, ठीक है, हु बिलीव इन द सो कॉल्ड सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी के ऊपर जो ज्यादा फर्क पड़ता है। अब सिंगुलैरिटी यहाँ पर ये देखें, ये दो लगे हुए हैं स्टार्स, इसका मतलब ये होता है कि इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट पर दी होगी, देखेंगे, ठीक है। Singularity, the point when robots will be able to start creating ever more sophisticated versions of themselves, यानी कि robots खुद से ही अपने अलग वर्जन बनाने लग जाएंगे, यानी कि robots खुद से अपनी मतलब आप रोबोट एक बनाएंगे और उसके बाद वही रोबोट आगे से अपने एडवांस्ड वर्जन बनाने लग जाएगा, ठीक है। ये अब देखते हैं, रोबोट्स आउट नंबरिंग पीपल, ठीक है। आउट नंबरिंग का जिक्र नहीं हुआ यहाँ पर, यहाँ पर जिक्र हुआ है कि वो अपने मोर सोफिस्टिकेटेड या फिर बहुत ज्यादा एडवांस्ड बना लेंगे। रोबोट्स हैविंग एबिलिटीज विच ह्यूमंस डू नॉट, ये इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है लेकिन डायरेक्टली इसकी बात नहीं हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपिंग इंडिपेंडेंट थाउट, ठीक है, इंडिपेंडेंट थाउट की बात नहीं हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेकिंग ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। एंड अदर वरी, ठीक है, आगे भी है। एंड अदर वरी is that we are increasingly dependent on computer networks and these could have behaved like a single brain with a mind of its own, ये देखें, mind of its own and with goals that may be contrary to human welfare, ठीक है। आर्टिफिशियल डेवलप इंडिपेंडेंट थाउट, ठीक है, ये देख, इंडिपेंडेंट थाउट और माइंड ऑफ इट्स ओन, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो टेक्निकली सी बनेगा, ठीक है। हमने आगे नहीं पढ़ा, हम वहीं पे स्टॉप हो गए थे। हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना है ताकि हमें मेन आइडिया हो, ये हमने गलती की है यहाँ, ठीक है। और व्हाट डज वॉलपर्ट emphasize in his response to the question about science fiction, साइंस फिक्शन के क्वेश्चन के बारे में वॉलपर्ट ने क्या एम्फसाइज किया था, क्या बताना चाहा, यहाँ पे क्या महसूस किया, ठीक है। ये वॉलपर्ट आ गया। साइंस फिक्शन, ठीक है, साइंस फिक्शन का वर्ड आता है या नहीं, ठीक है, देखते हैं। We already seen the damaging effects of artificial intelligence in the form of computer viruses, ठीक है, but in this case he says the real intelligence is the malicious designer, ठीक है। critically the benefits of computer outweigh the damage that computer viruses caused, यानी कि उसने ये कहा है कि कंप्यूटर के बेनिफिट्स ज्यादा हैं बजाय इसके कि उसके नुकसानात जो कि उसने कंप्यूटर वायरस की शक्ल में हमें पहुंचाए। Similarly, while there may be misuses of robotics in the near future, the benefits that will bring are likely to outweigh these negative aspects. यानी कि वो यही कह रहा है, वो उसकी पॉजिटिव साइड के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है बेनिफिट ज्यादा होंगे बजाय इसके कि जो उसने नुकसान किए, लेकिन साइंस फिक्शन का वर्ड नहीं यहाँ पे यूज हुआ और मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ इस पैराग्राफ से। आगे देखते हैं कहीं और वोल्पर्ट्स का हुआ है जिक्र, ये देख, वोल्पर्ट कमेंडेड ऑन साइंस फिक्शन, ये हमारा आंसर है, वो पैराग्राफ हमारा आंसर नहीं था, ठीक है। और एज इज रिस्पॉन्स वोल्पर्ट कमेंटेड साइंस फिक्शन हैज ऑफन बीन रिमार्केबल एट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, ठीक है, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, ठीक है। उसने कहा कि साइंस फिक्शन जो है, जैसे साइंस फिक्शन मूवीज होती हैं, उस जब आप उससे देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये
हमारा आने वाला फ्यूचर है। तो यानी कि फ्यूचर की प्रिडिक्शन के लिए वो बहुत अच्छा रहा है साइंस फिक्शन। Science fiction has painted a vivid spectrum of possible futures from cute and helpful robots, ठीक है, cute and helpful robots to डिस्टोपियन रोबोटिक सोसाइटीज, ठीक है। डिस्टोपियन यानी कि जो डिजास्टर्स हों, जो कि नुकसान आपको पहुंचा सकें, ठीक है। जैसे हम साइंस फिक्शन मूवीज भी देखते हैं तो उसके अंदर रोबोट्स कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ विलन टाइप्स भी होते हैं जो कि कह लें आर्म्ड होते हैं, जिनके पास वेपन्स वगैरह होते हैं और वो काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं ह्यूमैनिटी को। इंक्रीजिंगली almost no साइंस फिक्शन envisages a future without robots, ठीक है। यानी कि उसने कहा है कि ऑलमोस्ट सारी की सारी साइंस फिक्शन है वो नहीं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती रोबोट। मतलब कि साइंस फिक्शन मूवीज के अंदर रोबोट लाजमी है, ठीक है। कोई भी साइंस फिक्शन मूवी आप ऐसी नहीं देखेंगे जिसके अंदर रोबोट्स ना हो, ठीक है। फाइनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ साइंस फिक्शन, रिचर्ड पॉइंटेड आउट दैट इन द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, people tend to think there is reality on the one hand and fiction and fantasy on the other. She then explained that the division did not always exist, that scientists and technologists made this separation because they wanted to carve out the sphere of their work, ठीक है। अब ये मेरे but the divide is not so clear cut and that is why the world seem to collide at sometimes, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। हाँ, हमें अपना जो पैराग्राफ था उसका कोर मीनिंग पता चल गया, ठीक है। हमें पता चल गया यहाँ पे क्या बात हुई थी। अब हम ऑप्शन के अंदर से सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हाउ साइंस फिक्शन इन्फ्लुएंसेस आवर एटीट्यूड्स टू द वर्ल्ड, ठीक है। हिज रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट साइंस फिक्शन, ठीक है। साइंस फिक्शन की जब बात हुई तो हाउ साइंस फिक्शन इन्फ्लुएंसेस आवर एटीट्यूड्स टू द वर्ल्ड, ठीक है। एटीट्यूड्स की बात नहीं की थी उसने, फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात की थी। हाउ फंडामेंटल रोबोट्स आर टू द साइंस फिक्शन जेनरे, ठीक है। ये भी है कि फंडामेंटल का मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसने ये भी बात की थी कि रोबोट्स के ये देखें, ऑलमोस्ट नो साइंस फिक्शन एनविसेजेस अ फ्यूचर विदाउट रोबोट्स, ठीक है, कि रोबोट्स के बगैर कोई फ्यूचर नहीं, साइंस फिक्शन का नहीं आप बता सकते, ठीक है। हाउ द इमेज ऑफ रोबोट्स इन साइंस फिक्शन हैज चेंज ओवर टाइम, नहीं, ये वाला नहीं है आंसर, ये सी और ए एलिमिनेट हो गया। हाउ रिएक्शंस टू सिमिलर पोर्ट्रेयल्स ऑफ रोबोट इन साइंस फिक्शन में वेरी, ठीक है, वेरी की बात नहीं की, ये वाली बात। हाउ उसने इम्पोर्टेंस बताई थी, ठीक है, ये बात की थी। अगर किसी और का कोई और ओपिनियन है तो फील फ्री टू शेयर, ठीक है। और व्हाट इज रिचर्डसन डूइंग इन हर कमेंट अबाउट रियलिटी एंड फैंटेसी, रियलिटी और फैंटेसी के बारे में जब वो कमेंट कर रही है रिचर्डसन, मतलब कि एक फीमेल है, ये उसका प्रोबेबली सेकंड नेम है, ठीक है। तो उसने ये देखें, शी देन एक्सप्लेन दैट द डिवीजन डिड नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट। Finally, on the question of science fiction, Richardson pointed out that in modern society, people tend to think there is reality on one hand and fiction and fantasy on the other, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर है। She then explained that the division did not always exist and scientists and technologists made this separation because they wanted to carve out the sphere of their work, ठीक है। यानी कि साइंटिस्ट ने अपने वेलफेयर के लिए इस सेपरेशन को कार्व किया था, ठीक है। और but the divide is not so clear cut and that is why the world seem to collide all times, ठीक है। यहाँ पर किसके डिवीजन की बात हो रही थी, साइंस और फिक्शन के बारे में। In some cases, we need to bring these different understandings together to get a whole perspective. Perhaps then we don't be so frightened that something we create as a copy of ourselves will threat to us, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने कहा हमारी जो हमने अपनी कॉपी बना लेनी है, ठीक है। जो पहले भी बात हुई थी कि ह्यूमन जो फैक्टर्स है उससे ज़्यादा नज़दीक हो, हम ऐसे रोबोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, warning people not to confuse one with the other, ठीक है। outlining ways in which one has impacted on the other, recommended a change of approach in how people view them,
explaining why scientists have a different perspective on them from other people. ठीक है. In some cases, we need to bring these different understandings together to get a whole different perspective. Hmm. Outlining ways in which one has impacted the other. और मेरे ख्याल से ये वार्निंग है, क्योंकि फ्राइटेंड है तो उसकी वजह से वो वार्निंग टाइप है. रिकमेंडेड अ चेंज ऑफ अप्रोच इन हाउ पीपल व्यू देम. ठीक है, चेंज ऑफ व्यू नहीं वो बता रही. ठीक है, वो बता रही है कि एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं करें. देयर इज रियलिटी ऑन वन. चलें ठीक है, सबमिट करके देखते हैं. जी, लास्ट वाला हमारा गलत है. उसमें क्या गलत है हमारा? पहले गलत शुरू से देख लेते हैं. इसमें सी आना है. रिकमेंडेड आ चेंज ऑफ अप्रोच इन हाउ पीपल व्यू देम. वो चेंज इन अप्रोच बता रही है. एक्सप्लेन मोर. The passage explained that Richardson is saying there was not always a clear line. ठीक है, क्लियर लाइन नहीं होने की वजह से मुझे लगा कि ये कंफ्यूजन का जो है वो आएगा. Scientists created this line, but she believes it is not so simple, which means she wants people to think differently about the two. Okay, ठीक है. उसने इनडायरेक्टली कहा लोगों से कि आप डिफरेंट अप्रोच यूज करें और इसके बारे में और तरह से देखें. बाकी जो फर्स्ट रीच है उसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है या उसके भी हम देख लें एक्सप्लेनेशंस. ठीक है, ये फंडामेंटल रोबोट था. ऑलमोस्ट नो साइंस फिक्शन इन. ये वाली लाइन हमने इसी को फोकस किया था. वही आंसर था कि रोबोट्स के बगैर कोई भी साइंस फिक्शन मूवी का तस्वुर नहीं किया जा सकता. कोई जो भी साइंस फिक्शन होती है उसके अंदर रोबोट्स लाजमी होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट थॉट की बात हो गई. ठीक है, और should we feel guilty about exploiting sophisticated, should we fret if they are under under employed, frustrated और bored. ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट थॉट के बारे में. और ये उसने एट्रीब्यूट जो है ह्यूमन करेक्टरिस्टिक से ज्यादा नजदीक. ओके, ठीक है. सबको क्लियर है? ये वाला काफी टफ पैराग्राफ था क्योंकि ये साइंटिस्ट के बारे में था. अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम डायग्राम लेबलिंग की तरफ चलते हैं. ठीक है, डायग्राम लेबलिंग के बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम डबल चॉइस भी करके देख लेंगे. ठीक है, डायग्राम लेबलिंग बहुत कम आया हुआ है. इसमें 10 क्वेश्चन नहीं, 5 ही. ओके, ये किसके बारे में है? रेजिंग द हल ऑफ मैरी रोज, स्टेजेस 1 and 2. हल ऑफ मैरी रोज. ठीक है, अब हमारे पास इस टॉपिक से देख लें. कोई भी नहीं है, मतलब कि पहले प्रायर नॉलेज हमारे पास नहीं है. ठीक है, हम इससे अवेयर नहीं है इस टॉपिक से. और इसकी जो उसने स्किल हमारी टेस्ट करनी थी ना डायग्राम लेबलिंग में, वो भी यही था कि हम कैसे अनफिमिलियर टॉपिक्स के साथ कूप कर सकते हैं. ठीक है ना? तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन सीखेंगे. ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13. यानी कि ये 1 2 3 इसको इस तरह से दिया गया. 9 जो है वो 1. डैश अटैच टू द हल बाय वायर्स. ठीक है, हल ये है. ठीक है, हल ऑफ शिप, मतलब कि कोई शिप की बात है. यहाँ पे ये ना हाईलाइटिंग नहीं हो रही, ये पिक्चर्स हैं. ओके, डैश अटैच टू द हल बाय वायर्स. ठीक है, अब ये हल है और ये इस चीज के बारे में पूछ रहा है. वो इस रॉड के बारे में पूछ रहा है कि रॉड
ही वो चीज है ना जो कि वायर से हल के साथ अटैच है। तो इस रॉड के बारे में हमने बताना है कि इसका क्या नाम। तो वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेकंड पे क्या है, डैश टू प्रिवेंट हल बीइंग स्टक्ड इनटू मड। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि ये चीजें, ये जो कह लें कि इसको क्या कहेंगे। ठीक है, ये जो नट्स से हैं, ठीक है, नट्स टाइप जो है, इन इसका क्या नाम है। टू प्रिवेंट हल बीइंग स्टक्ड इनटू मड, मड के अंदर स्टक होने से बचाने के लिए ठीक है। और इसको वो लेग्स कह रहा है। ठीक है, और ये वाली जो चीज है ये ऊपर की तरफ को मूव करेगी। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, ये जब अब ऊपर मूव कर गई, शायद ये क्रेन है, और ये हुक है, लेग्स हैं, हल ऑफ शिप है। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, इसने आकर यहाँ पर लगना है। ठीक है, और 11 है, लेग्स आर प्लेस्ड इनटू, लेग्स आर प्लेस्ड इनटू, ये वाली चीज है मेरे ख्याल से। ये वाली चीज जो है वो यही है। नहीं, रिस्पॉन्स दिया करें मॉडरेटर्स आप भी। ओके, डैश यूज्ड एज एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा के तौर पर यूज किया जा रहा है। हल इज लोअर्ड इनटू। ठीक है, यहाँ पर चले ढूंढते हैं, ये हमारा जो है ना डायग्राम लेबलिंग है ना, तो ये हमारे लाइन वाइज ही होंगे। डैश अटैच बाय हल, डैश अटैच टू हल बाय वायर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्कैनिंग करेंगे वायर्स के लिए और हल के लिए। ठीक है, चलें स्कैन करते हैं। हल ये है एक, ये लिफ्टिंग वायर्स, मतलब आंसर पास ही है। द हल वॉज अटैच टू लिफ्टिंग फ्रेम। और ये देखें, इंस्ट्रक्शन हमने नहीं देखी। नो मोर देन 2 वर्ड्स, मतलब 2 वर्ड्स की लिमिट है, एक या फिर 2 लफ्ज हम लिख सकते हैं। हल वॉज अटैच टू लिफ्टिंग फ्रेम वाया नेटवर्क ऑफ बोल्ट्स एंड लिफ्टिंग वायर्स। ठीक है, हल अटैच्ड हुआ है लिफ्टिंग फ्रेम। ठीक है, ये वाया, ठीक है, इससे अटैच है नेटवर्क ऑफ बोल्ट्स और वायर से। ठीक है, लिफ्टिंग फ्रेम आंसर आएगा आई थिंक। इसको कॉपी करके यहाँ नीचे 1 में पेस्ट करेंगे। जी, कोई कुछ कहना चाहता है। ओके, द सेकंड वन, सेकंड है डैश टू प्रिवेंट हल बीइंग स्टक्ड इनटू मड। द प्रॉब्लम ऑफ हल बीइंग स्टक दे रखे, हल बीइंग स्टक back downwards into the mud was overcome by using 12 hydraulic jacks। ठीक है, ये देखिए, डैश टू प्रिवेंट हल बीइंग स्टक इनटू द मड, हाइड्रोलिक जैक्स। अब 12 को हम स्किप कर देंगे और हाइड्रोलिक जो जैक्स हैं उसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट करेंगे। आगे फर्दर हम अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए देख लेते हैं, दीज रेज्ड इट अ फ्यू सेंटीमीटर्स ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज। ठीक है, ये देखें, फ्यू सेंटीमीटर उसने उसको लिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो प्रिवेंट कर रहा है, इसका नाम उन्होंने हाइड्रोलिक जैक्स रखा। ठीक है, फाइन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, लेग्स आर प्लेस्ड इनटू। लेग्स को किस चीज के अंदर प्लेस किया जाता है। ये देखे, 4 लेग्स, 4 है, 2 है मेरे ख्याल से। As lifting frame rose slowly up its 4 legs, lifting frame. Okay, 4 only. It was only when the hull was hanging freely from lifting frame, clear of the seabeds. ठीक है, आगे clear of seabed. In this stage, the lifting frame was fixed to a hook. ठीक है, हुक की बात हुई थी यहाँ पर, ये देखें, ये हुक है।
ठीक है, और अटैच टू अ क्रेन, क्रेन भी हमें मेंशन है, और एंड द हल वाज लिफ्टेड completely clear of the seabed and transferred underwater in the lifting cradle। ठीक है, लिफ्टिंग क्रेडल, ये वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, हल वाज लिफ्टेड completely clear of the seabed and transferred underwater into, अंडर वाटर के अंदर किस चीज के ऊपर, ये देखें, ये जो हमने इसको जैक हाइड्रोलिक जैक्स कहा था, ये है वो। ठीक है, ये देखें, ये सेम है। अब उन्होंने इस लेग्स को उठाकर, ये अंडर वाटर नहीं, ये देखें, ये पानी है, अंडर वाटर वो उसके अंदर था, उसने अब उसको उठाकर किसी और चीज पे रखा है। ठीक है, मुझे ये लग रहा है वो जो शिप के साथ एक लोहे का इतना बड़ा सा नहीं होता, वो है, इसको हल उसको कह रहे हैं। ठीक है, दिस रिक्वायर्ड प्रिसाइज पोजीशनिंग टू लोकेट द लेग्स, ये देखिए, इनटू दिस स्टैबिंग गाइड्स ऑफ द लिफ्टिंग क्रेडल। ठीक है, स्टैबिंग गाइड्स, ठीक है, लोकेट करना है लेग्स इनटू, मतलब उसके अंदर उसको लोकेट करना है। ठीक है, ये देखें, इसके अंदर जाएगी, स्टैबिंग गाइड्स, ये देखें, अब यहाँ पर ये कॉमा भी है। अब इसका क्या करें, उसको भी हम कॉपी करेंगे, जैसे आएगा उसको एज इट इज कॉपी करना है, कॉमा भी अंदर आएगा। ठीक है, कॉमा आया ही नहीं, ओहो, ये तो गलत हो गया, स्टैबिंग गाइड। अब नेक्स्ट है, हल इज लोअर्ड इनटू, अब लोअर किससे होता है, lifting cradle was designed to fit the hull using ecological survey drawings and was lifted with airbags to provide additional cushioning for hull delicate timber framework। ठीक है, लोअर किसके अंदर हुआ, अभी तक ये नहीं बात की। ठीक है, और द थर्ड एंड फाइनल स्टेज वाज टू लिफ्ट द एंटायर स्ट्रक्चर इनटू एयर। ठीक है, यहाँ पर वो तो एयर के अंदर आ गया ना, हवा के अंदर। मैम ये देखना, ऊपर फिटेड की बात नहीं कर रहा इधर, जहाँ ड्राइंग एंड वाज फिटेड, ये वाला, इससे नीचे वाली लाइन, हाँ जी, ये देखना। was fitted with airbag, hull was lowered into, हाँ जी, lowered का मतलब कि उसको नीचे करके उसके अंदर रखा गया था। सही कह रहे, एयर बैग आ सकता है। दोबारा से पढ़ लेते हैं, द लिफ्टिंग क्रेडल वाज डिजाइंड टू फिट द हल using archaeological survey drawings and was fitted with air bags to provide additional pushing। ठीक है, एयर बैग आ सकता है। क्या कॉपी नहीं, ओके, लास्ट पर डैश यूज एज एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा क्या चीज यूज की गई है, ओके, ये देखें यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा, एडिशनल और एक्स्ट्रा रिफ्रेज हो रहे हैं। एडिशनल पुशिंग फॉर हल्स डेलिकेट टिम्बर फ्रेमवर्क, एयर बैग्स एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। आई थिंक टिम्बर फ्रेमवर्क जो है ना वो एक्स्ट्रा में आएगा। टिम्बर फ्रेमवर्क, तो आंसर कहाँ पर, ये यस। टू प्रोवाइड एडिशनल पुशिंग फॉर हल्स डेलिकेट टिम्बर फ्रेमवर्क, नहीं सर, टिम्बर फ्रेमवर्क के लिए एडिशनल कुशिंग यूज हो रही है, वो एयर बैग, आई टिम्बर थिंक फ्रेमवर्क जी दे नहीं, आई थिंक एयर बैग्स आएगा। एडिशनल में, एक्स्ट्रा में एयर बैग्स आएगा। जी जी जी, 5 ऑप्शन जो है। जी, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यस, हल इज लोअर्ड इनटू, किस चीज के अंदर लोअर किया गया? ये देखे ना, मतलब कि वो बैग्स के साथ ही अटैच। द लिफ्टिंग, यहाँ से देख लेते थोड़ा पीछे, was lifted completely clear of seabed and transferred underwater into the lifting cradle।
This required precise positioning to locate the legs into the stabbing guides, ठीक है, of the lifting cradle. The lifting cradle was designed to fit the hull using, ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से यहाँ पर lifting cradle है. Hull was lowered in, ठीक है, किसके अंदर लोअर किया गया? लिफ्टिंग क्रैडल के अंदर, क्योंकि लिफ्टिंग क्रैडल डिजाइन इसलिए हुई थी कि वो हल को फिट कर सके, ठीक है, हल उसके अंदर कंप्लीटली फिट हो जाए. तो आई थिंक तो लिफ्टिंग क्रैडल इसका आंसर है. चलिए देखते हैं. कितना टाइम है वैल्यूएशन के लिए? देयर वाज एन एरर. मैम क्लाउड फ्लेयर डाउन है. हाँ जी, क्या मतलब? सॉरी रेलिवेंट नहीं था. वो क्लाउड फ्लेयर जो है ना वो आज डाउन है पाकिस्तान में, तो इस वजह से ना तो कुछ साइट्स अच्छा, जो है ना वो स्लो लोड कर रही हैं. मेरा तो देख. अब हमें अपना आंसर कैसे पता चले? रिलोड करें, आंसर्स तो नहीं चले जाएंगे? मैम रिलोड करेंगे क्योंकि सारा कुछ गुम हो जाएगा. तो अब फिर क्या करें? आंसर्स भी नहीं चेक कर पा रहे. कॉपी कर लेते हैं. लेट मी राइट, बाद में हम ऑप्शंस दोबारा से लिख लेते हैं. हाँ जी, तेरी हम लिख लें. मैम ये कॉपी बल्कि मेरे करके पास कॉपी कॉपी करके वो एक एक हो रहे हैं ना कॉपी, सारे एक ही बार में. आप विंडो सी जो है ना प्रेस करेंगी ना तो क्लिपबोर्ड ऑन हो जाएगा, तो वहां से इसको चाहे 4 5 एक ही दफा कॉपी हो जाते जी, क्या करूं? हैं. तो विंडो सी प्रेस करेंगे तो वहां से. वैसे अगर आप अब कर भी लें रिफ्रेश, तो मैंने लिख लिए हुए हैं. वैसे अगर करना है तो कर लें. चले ठीक है. लिखता पहला हूँ. क्या था? जी तेरी. लिफ्टिंग फ्रेम. जी. सेकंड है हाइड्रोलिक जैक्स. जी. थर्ड वन इज स्टैबिंग गाइड्स. स्टैबिंग गाइड्स. जी. स्टैबिंग. STABBING, स्टैबिंग गाइड्स. जी. ओके, गाइड्स. जी. इसके आगे मेरे ख्याल से पोस्ट्रॉफी थी. नहीं, आगे लिफ्टिंग क्रैडल. जी. एंड लास्ट वन इज एयर बैग्स. ये जैक्स सही कर लें, जैक्स. मेरे ख्याल से हाइड्रोलिक जैक्स है. एस है ना? यस. और उसके आगे मेरे ख्याल से वो भी था, कॉमा. क्या करे, मुझे अभी भी नहीं मिला. जी, कोई एरर आ रहा है. 10 मिनट है, ट्राई कर लेते हैं दोबारा. मैम ये क्वेश्चन टाइप है सीक्वेंस में होगा. जी, ये वाला सीक्वेंस में होगा. अभी हमने किया ना, वो सीक्वेंस में आंसर्स आ रहे थे. जी. अभी हमने ऑर्डर वाले ही कर रहे हैं. कल भी हम ट्रू फॉल्स और यस नो और नॉट गिवन करेंगे, वो भी ऑर्डर वाले होंगे. और फोर्थ डे पे जो थर्सडे को हम करेंगे ना, वो ऑर्डर में नहीं होंगे, वो सारे हम मैचिंग वाले डिस्कस करेंगे. जी, कोई और अपने लैपटॉप से ये ऑप्शन देके देख सकता है ये ठीक है या नहीं? मैम अभी चेक करें जरा, आई थिंक अभी देखिए, हो वो जाएगा. जैद ने किया है, थिंक सो. ये आप अभी वाला चेक करेंगे, आई थिंक हो गया है, अभी अब हुआ है. देखिए.
जी, स्टैबिंग गाइड्स वो अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, सॉरी कोमा नहीं आएगा। बाकी ऑप्शन हमारे ठीक है। लिफ्टिंग क्रेडल लिख देते हैं या अकेला क्रेडल लिख लेते हैं। अब ये देखें, ये एक सिर्फ एक कोमा की वजह से हमारा आंसर उन्होंने गलत कंसीडर किया। ठीक है, तो ये पंक्चुएशन मार्क्स भी जो है ना काफी रोल प्ले करते हैं हमारा आंसर ठीक या गलत होने। ठीक है, बाकी हमारे आंसर्स ठीक थे, मतलब वोकेबलरी तो हमारी ठीक थी ना, वर्ड्स हमने सही चूज किए। बाकी अब ये देखें, इंसान गलतियों से सीखता है। अब हमने अगर कोई ऐसे आया कोमा वगैरह तो हम यूज नहीं करें। ये देखें, लेकिन यहाँ पर ये कोमा था। ठीक है, स्टेबिंग गाइड्स। ठीक है, लेकिन आपने आंसर में वो कोमा नहीं डाले। ठीक है, मेरे लिए भी एक नई बात थी। तो प्रैक्टिस से ही हमें पता चलता है क्या ठीक है क्या गलत। बेहतर यही है प्रैक्टिस में हमारी गलतियां निकल जाएं, बजाय इसके कि जो फाइनल टेस्ट हो वहां पर। तो 5 मिनट है, टेक्निक देख लेते हैं हम उसके लिए, डबल एमसीक्यूज के लिए। ठीक है। फातिमा, कैन आई स्पीक? जी जी। इसमें अभी किसी ने क्वेश्चन किया था शुरू में कि वो जो साइंटिस्ट के नेम होते हैं, वो वाले क्वेश्चन, उनमें ना जो आपका पैसेज और क्वेश्चन है ना, वो ऑर्डर में नहीं होते, लेकिन जो साइंटिस्ट के नेम है वो ऑर्डर में होते हैं। मुझे समझ ये नहीं आया चीज आप क्या कहना चाह रही हैं। मीन जो क्वेश्चन और आपका जो पैसेज है, उसमें वो जो आंसर्स है ना, मतलब वो आपके ऑर्डर में नहीं होंगे, बट साइंटिस्ट के नेम ऑर्डर में होते हैं। मीन्स कि पैसेज के अंदर साइंटिस्ट के नेम ऑर्डर में होंगे, बट क्वेश्चन वगैरह ऑर्डर में नहीं है। नहीं तेरीम, इसके अंदर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। ये जो पार्ट आया था ना, इसका मैंने मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था कोई 3-4 दिन पहले, मतलब खुद प्रैक्टिस के लिए। तो ये एक ही जो पैराग्राफ है ना, उसके अंदर ही का 5-6 दफा एक ही साइंटिस्ट का नाम यूज किया गया। ये 3 साइंटिस्ट है और इनके बार बार नाम यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो हमें पहला आंसर अगर फर्स्ट पैराग्राफ में मिला है तो सेकंड आंसर जो है सेकंड पैराग्राफ में ही मिला है। तो वो बात ये है कि क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो ऑर्डर में है। ठीक है, वो आप जो बात कहना चाह रही है ना कि साइंटिस्ट के नाम ऑर्डर में नहीं होते, तो वो ये मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ। दोनों साइंटिस्ट के नाम ऑर्डर में होते हैं। साइंटिस्ट के नाम मैं बता रही हूँ ना, वो सेवरल टाइम्स एक ही नाम यूज किया गया है। 3 साइंटिस्ट थे, मतलब कह लें कि एक क्वेश्चन वो पूछते थे और तीनों के ओपिनियन उस क्वेश्चन के बारे में होते थे। फिर अगला क्वेश्चन होता था, फिर तीनों के ओपिनियन उसके बारे में होते थे। अब क्या पता पहले कोई रीस का आ जाएगा, सेकंड पे रिचर्डसन का, फिर वोल्पर्ट्स का। फिर जो अगला क्वेश्चन होगा वहां पर पहले ओपिनियन वोल्पर्ट्स का वो पुट कर देंगे। इस तरह से मैं कहना चाह रही मैम, ओके। एक्चुअली मैं ये बात पूरी समझा ही नहीं। मैम ने बात की है कि साइंटिस्ट के नाम तरतीब में होंगे, सीक्वेंस में होंगे साइंटिस्ट के नेम, और बाकी क्वेश्चन जो से वो तरतीब में नहीं होंगे। नहीं और नहीं सर। पैराग्राफ, जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी यही बात है मैम के पैराग्राफ तरतीब में होंगे या नहीं, इसकी मुझे नहीं समझ आई। एक उसके अंदर एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि उसने ये बात की है, किस साइंसदान ने की है बात, ये तो किस पैराग्राफ में ये बात। 1 मिनट में वही क्वेश्चन मैं दोबारा खोलती हूँ जो हमने किया है ना। आई थिंक सो ये वाला था। अबू बकर, लेट मी क्लैरिफाई। एक्चुअली जो है हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके नाम जो है ना वो एक ऑर्डर में है, लेकिन उसके अंदर जो ओपिनियन है, जो पैराग्राफ्स हैं वो ऑर्डर में है, लेकिन उसके अंदर जो ओपिनियंस हैं तीनों के वो अलग अलग हैं और वो अनऑर्डर्ड में है। एम आई राइट मैम? यस सर। 1 मिनट में उसका मॉक टेस्ट खोलती हूँ। ये वाला था आई थिंक। नहीं, जॉर्जियो कीफ है ये वाला। नहीं, ये वाला नहीं है। ये वाला, ये देखिए, ये इसका मॉक टेस्ट था जो मैंने किया था।
रोबोट्स एंड अस इसका टाइटल था। अब यहाँ पर आप देखें, मार्टिन रीस है एक, ठीक है, जिसको वहां पर वो रीस कह रहा था। और यहाँ पर ना 3 साइंटिस्ट हैं, ये वाले 3, ठीक है। और ये तीनों साइंटिस्ट हैं, अब उनके नाम आप देखिएगा यहाँ पर सेवरल टाइम्स रिपीट होंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस जो हमारे ऑर्डर वाले क्वेश्चंस है ना, यहाँ पर होंगे एमसीक्यूज। जी ये देखें, अब अगर उसने ये वाले एमसीक्यूज का फियर ऑफ मशीन्स की बात की थी उसने, ठीक है, और वो नीचे होगा, ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला था, बी स्केयर्ड ऑफ आर्टिफिशियल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो रिचर्ड की बात कर रहा है, रिचर्डसन की, ये फियर ऑफ मशीन, रिचर्डसन दैट फियर ऑफ आर मशीन, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया इस पैराग्राफ में, ठीक है तहरीम, आप भी क्लैरिफाई कर लें। सेकंड वाला, रीस वाज कॉज ऑफ कंसर्न पोटेंशियल एडवांस, डज रीस सी एज अ कॉज ऑफ कंसर्न, मतलब कि वो किस बारे में कंसर्न थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें दोबारा से, ये रिचर्डसन है यहाँ पर, ये रीस है जी, ये वाला, ठीक है। ये वरीड थी किस चीज के बारे में, वो उसका कॉज ऑफ कंसर्न आ गया। फर्स्ट सेकंड, मतलब कि वो ऑर्डर में आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और थर्ड वाला फिर वोल्फर्ट आ गया, कि वो क्या एम्फोसाइज करता है साइंस फिक्शन के बारे में, ठीक है। एक्सक्यूज तो मी वो, मैम। जी सर, मैम आप ये क्वेश्चंस ऊपर करेंगे जरा, ये स्क्रॉल वाला, स्क्रॉल अप करें जी। स्क्रॉल अप मैम, स्क्रॉल अप। मैम ये वाले क्वेश्चंस कह रहा हूँ। जी ये वाले ऑर्डर में नहीं, ये वाला अगर 7 क्वेश्चन जो आवर ओन सेफ्टी, तो इसके अंदर हमने साइंटिस्ट के नेम मैच करने होते हैं कि ये वाला ओपिनियन किस साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। तो ये वाले ऑर्डर में नहीं होते, ये देखें, मैच ईच सेंटेंस, मैचिंग वाले, ये ऑर्डर मैच। में नहीं होंगे, ओके मैम। ठीक है। ये मैचिंग वाले नहीं होंगे ऑर्डर में। अब ये कंप्लीट ईच सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन वाले, ये वाले ऑर्डर में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये रिचर्डसन एंड रीज एक्सप्रेस सिमिलर व्यूज, ठीक है। तो अब ये ना 2-3 एक या 2 पैराग्राफ को पढ़कर आपको पता चलेगा कि उसके सिमिलर व्यूज किस बारे में थे, ठीक है। क्योंकि एक पैराग्राफ में उसमें रिचर्डसन का दिया गया होगा रिव्यू, और सेकंड पैराग्राफ में रीज का दिया गया होगा, ठीक है। तो अब ये भी कंफर्म नहीं है कि वो फर्स्ट में अगर रिचर्ड का दिया गया है तो सेकंड में रीव का दिया गया होगा, ठीक है। लेकिन ये बात है कि अगर आपको अपना 34 का आंसर मिल गया है ना, तो उसके बाद ही 35 का मिलेगा। ये ऑर्डर में होने का जो मतलब है ना, वो ये होता है, ठीक है, कि आपको आंसर अगर पहले का मिल गया है ना कहीं पे भी, बेशक वो थर्ड पैराग्राफ में मिला है, तो जो जी जी। उससे अगला क्वेश्चन है उसका आंसर आपको थर्ड पैराग्राफ के बाद मिलेगा, ठीक है। मेन मकसद ऑर्डर में होने का ये होता है, ठीक है। एम आई क्लियर? यस मैम, थैंक यू सो मच। जी, तो ये भी हमारी कंफ्यूजन मैम क्लियर हो गई। आई थिंक रीडिंग पार्ट सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। जी बिल्कुल, मुझे भी शुरू में बहुत ऐसे लगता था, मैं तो काफी ना हो जाती थी पैनिक, मैं रीडिंग से बहुत भागती हूँ, लेकिन मैम अब आपको कितना अगर टाइम हो गया इसको तैयारी करते हुए? मुझे तकरीबन कह लें, रीडिंग पे मैंने 2 हफ्ते लगाए हैं, ठीक है। जी। पहले तो 1 माह मैंने सिर्फ लेक्चर्स लिए और अपना वो किया, लेकिन मोक मैं साथ साथ कर रही थी। लेकिन जो टोटल टाइम मैं दे रही हूँ वो मुझे 2 वीक्स में, मैंने 2 वीक्स में अपना कह ले 1.5 वीक में अपना राइटिंग मॉड्यूल का प्रैक्टिस किया है, ठीक है। जब तक मेरे उसमें 8.5 से 9 बैंड नहीं आने लग गए मॉक टेस्ट के अंदर, मैं राइटिंग में नहीं, मैम? जी सॉरी, लिसनिंग में, सॉरी, लिसनिंग राइटिंग में तो इतने मुश्किल है, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ तो 1 महीना हो गया मैम। जी जी। वो फिर यही है ना कि जहाँ पर आपकी वीकनेस है आप उसको पकड़ें। मॉक जब आप देते हैं ना उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आपकी वीकनेस किस क्वेश्चन टाइप में है, फिर आप हम्म। उस क्वेश्चन टाइप को दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपकी स्ट्रेटेजीज बनती जाती हैं, और क्वेश्चन टाइप्स की जो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज होती है ना वो क्लियर हो जाती मैम है। सॉरी ठीक मैंने, है, टू। मीटिंग मीटिंग टाइम एंड हो गया, सॉरी। जी, मैम ये आप लिसनिंग की आप बात करें, लिसनिंग में कितने आ रहे हैं बैंड आपके? मेरे 8.5 से 9 तक आ रहे हैं अब। मैम कोई टिप्स दे दें, इसके अंदर एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, एमसीक्यूज में और एमसीक्यू, मैचिंग में।
जी सर, मैंने एक पीडीएफ शेयर की थी डॉक्यूमेंट स्लैक के अंदर। वो मैंने जी जी खुद से मतलब कि जो मैं टिप्स यूज करती थी ना, मैंने वो वाली उसके अंदर लिखी है और वो आपके साथ शेयर की है। वो कोई इंटरनेट से नहीं ली गई। तो वो जनरल प्रैक्टिस के थ्रू जो मैंने टिप्स सीखी हैं, मैंने वो वाली वहाँ पर लिखी है और आपसे शेयर की है। तो आप जरूर उनको कंसीडर करें। मैम, इसी इसी चैनल में है स्लैक के? जी, इसी चैनल के अंदर है, पिन भी होगा वो मैं। मैम मैं चेक कर लेता हूँ मैम। जी, अगर आपको ना मिले तो आप वहाँ स्लैक में ही पूछ लें बेशक। किसी ठीक का है कोई और मैम, क्वेश्चन है? थैंक यू। ठीक है, हम